तो विधानसभा में बहुमत के बाद नीतीश कुमार के सामने राज्यसभा चुनाव भी अब सामने है। जी आपको बता दें कि इन्होंने 6 सीटों में से बिहार की 6 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। विधायकों की संख्या बल के आधार पर एनडीए ने 3 सीटों पर उम्मीदवार को उतारा है। तो जेडीयू के संजय झा के साथ ही बीजेपी के भीम सिंह और डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने नामांकन कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के सभी बड़े नेता नामांकन के वक्त मौजूद रहे। उम्मीदवारों के चयन में जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। बीजेपी के 2 उम्मीदवारों में एक पिछड़ा और दूसरे अति पिछड़े वर्ग से हैं। तो जेडीयू ने पार्टी के ब्राह्मण चेहरे संजय झा को मैदान में उतारा है। एनडीए के सभी उम्मीदवारों ने नामांकन के बाद गठबंधन को मजबूत करने और अगले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने के लिए काम करने के संकल्प की बात कही है। नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों को मजबूत करना होगा और सम्राट चौधरी के हाथों को मजबूत करना होगा। बहुत 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 गदगद है, पूरा बिहार खुश है, पूरा अति पिछड़ा आह्लादित है। इसमें 200 पार, कितनी बड़ी जवाबदेही सबके ऊपर। जी जवाबदेही बहुत बड़ी है, लेकिन हम लोग एनडीए गठबंधन में हम लोग के लिए बहुत सरल है, क्योंकि हमारा संगठन बूथ तक है। पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ से प्रदेश तक हम सभी कार्यकर्ता लगे रहते हैं। और सही कहा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री ने, 400 पार होगा इस बार। फूलों से आपका स्वागत किया गया है। तमाम जो विधायक है, महिला विधायक आपके साथी है, तो किस तरीके से ये मन लगता है इस समय पर जब सब लोग आपके स्वागत के लिए खड़ा है? जी अपने आप को लगता है कि सबों के सामने कार्यकर्ता के रूप में ही रहूं और कार्यकर्ता के रूप में ही काम करूंगी। पार्टी जिम्मेदारी दी है, इसको निष्ठापूर्वक निभाऊंगी। ये जा करके पार्लियामेंट में जा करके काम करने का मौका दिया है। तो बिहार का और मिथिला का बात हम लोग मजबूती से वहां रखेंगे और काम करेंगे। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी की अब यही इच्छा है कि 2025 में जो हम लोगों ने 2010 में आंकड़ा छुआ था 200 से ऊपर, उसको वो रिपीट करना चाहते हैं 2025 में। हम लोग वो करके दिखाएंगे। तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त अशोक जी, बिहार में राज्यसभा के चुनाव 6 सीटों पर होने वाली है, जिनमें 3 सीटों पर एनडीए ने अपने उम्मीदवार को उतारा है। क्या इसमें भी जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया है? बिल्कुल, पूरी तरह से जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया है। और आप ये समझ लीजिए कि एनडीए के साथ जब नीतीश आए हैं तो फिर नीतीश ने भी अपने जातीय समीकरण का ध्यान रखा है। कल तक कहा जाता था कि तो सवर्णों का वोट उन्हें नहीं चाहिए था, यानी कि वो मानते थे कि ये बीजेपी का वोट बैंक है। लेकिन इस बार नीतीश ने ही ब्राह्मण कोटे से संजय झा को दिया है। हालांकि संजय झा जी नीतीश के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और अभी जो एनडीए में फिर से नीतीश की वापसी हुई है उसमें संजय झा का महत्वपूर्ण योगदान कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि संजय झा विश्वासी भी रहे हैं और यही वजह है कि दिल्ली में संजय झा जब कभी भी रहे हैं, या यूँ कह लीजिए कि बिहार की पॉलिटिक्स से वो अलग भी रहे हैं, तो दिल्ली की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी उन्हें बनाया गया, महासचिव बनाया गया, फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रभारी उन्हें बनाया गया, नगर निगम के जो चुनाव हुए उसका प्रभारी बनाया गया। तो नीतीश के वो काफ़ी करीबी हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिया है, जो महागठबंधन के नेता कल तक मानते थे कि अति पिछड़े और पिछड़े पर कब्जा उनका है, बीजेपी ने इस बार दोनों कैंडिडेट उसी समुदाय से लाया है। सबसे पहले तो आप जो महिला उम्मीदवार बनाई गई हैं डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता, तो सुशील मोदी जी का इस बार पत्ता साफ हुआ है, तो वो भी वैश्य समुदाय से आते हैं, तो इसलिए वैश्य समुदाय को बनाया गया है। और अति पिछड़ों में भीम सिंह को बनाया गया है। बीजेपी ने 2 कार्ड खेला है अति पिछड़ों के लिए, एक तो कैबिनेट में प्रेम कुमार को जगह दी है और फिर भीम सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। तो ये जो दोनों चेहरे हैं बीजेपी के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उसका परिवार पुराना आरएसएस से संबंधित रहा है और बीजेपी के फाउंडर में से वो उनके परिवार के लोग रहे हैं। तो जातीय समीकरण का पूरी तरह से ख्याल रखा है। और जातीय समीकरण का ख्याल सिर्फ राज्यसभा चुनाव ही नहीं, आप देखिए कि एनडीए के साथ जब नीतीश आए हैं तो 2 विधायक मतलब विधान परिषद के सदस्य हैं सम्राट चौधरी, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। वो कुशवाहा से आते हैं। विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया जो
ब्रह्मर्षि हैं तो उनको भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर आप देखिए नंद किशोर यादव को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया और एक फिर अति पिछड़ी जाति को राज्यसभा और वैश्य को। तो बीजेपी ने भी पूरी तरह से जातीय समीकरण का ख्याल रखा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात और हुई है कि जदयू ने बहुत लंबे दिनों के बाद, मुझे जहां तक याद है कि शिवानंद तिवारी के बाद जदयू ने फिर से एक किसी ब्राह्मण को टिकट दिया। जो 2 सीटें खाली हुई हैं जदयू की, उसमें जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह हैं और फिर एक जो है अनिल हेगड़े। तो इस बार बिहार, इसके बाद आप अगर देखिए आरसीपी के हटने के बाद बीजेपी ने झारखंड से उम्मीदवारी, जदयू ने झारखंड से उम्मीदवारी दी थी और वहाँ जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष थे उनको उम्मीदवार बनाया था। तो एक लंबे अरसे के बाद लगता है कि जदयू को लगा है कि एनडीए गठबंधन में आने के बाद जो सवर्ण और खास करके मिथिलांचल के जो मतदाता उनसे बिदके हुए थे महागठबंधन में आने के बाद, उसको फिर से सुधारने की कोशिश की गई है और इसलिए जदयू ने ये उम्मीदवार। अशोक जी, माय समीकरण से जानने वाले आरजेडी, अभी देखा हमने कि एक उम्मीदवार ब्राह्मण है और एक उम्मीदवार यादव है, ओबीसी से है। कैसे हो गया? क्यों नहीं इन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा? क्या ये भी एनडीए के नक्शे कदम पे चल रहे हैं? पिछले दफे जो उम्मीदवारी दी गई थी उसमें मनोज झा को और अशफाक करीम को दिया गया था। तो उस समय आरजेडी ने एक ब्राह्मण को और एक मुस्लिम चेहरा को दिया था। इस बार मुस्लिम मतलब माय के एक चेहरे को हटाया है और एक को दिया है। तो संजय यादव भी यादव हैं और इस उम्मीदवारी से 2 बातें तय हो गई निशु। एक तो आरजेडी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वो सिर्फ माय समीकरण की पार्टी नहीं है और सवर्णों को भी उनकी पार्टी में अच्छी जगह मिल सकती है। तो मनोज झा जी को फिर से रिपीट किया गया और संजय यादव जो है वो यादव हैं तो माय समीकरण से आते हैं तो वो दिया गया। इसमें एक बात और आप समझिए कि अब आप समझ लीजिए कि भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हों, लेकिन पूरी तरह से तेजस्वी का अब पार्टी पर कब्जा हो गया। इसलिए दाहिने और बाएं दोनों, मनोज झा जी और तेजस्वी संजय यादव दोनों तेजस्वी के ही करीबी हैं। इस बार जो विधायकों को रखा गया था तेजस्वी के आवास पर, तो कई विधायकों ने बैठक में संजय यादव के खिलाफ आरोप भी लगाया था कि आप जब मंत्री थे, तेजस्वी पर कहा गया कि आप जब मंत्री थे तो संजय यादव जी हमसे आपसे मुलाकात करने के लिए नहीं देते थे, हम संजय यादव का भी समय हमें नहीं मिल पाता। लेकिन इतने विरोध के बावजूद भी अगर तेजस्वी ने फिर से संजय यादव को राज्यसभा की सीट दी है तो आप ये समझिए कि तेजस्वी ने अपने दोनों विश्वसनीय सिपह सलारों को दिल्ली में दिया है। और आपको एक बात और बता दें कि विधानसभा में इस बार तेजस्वी ने बोला था कि नीतीश कुमार ने जो जगह खाली किया है उस जगह को हम भरेंगे, यानी कि नेशनल पॉलिटिक्स में हम मजबूती के साथ मोदी के खिलाफ खड़े होंगे। तो एक राज्यसभा में भी संजय यादव और मनोज यादव को भेज करके तेजस्वी ने ये अपनी इच्छा का संदेश दे दिया है कि वो अब दिल्ली की पॉलिटिक्स पर भी ध्यान दे रहे हैं। क्या आरजेडी ये समझती है कि अगर ब्राह्मण चेहरे को सामने नहीं लेकर के आते हैं तो एक पूरा का पूरा वर्ग का जो वोट है वो छिटक सकता है इनके कोटे से? नहीं, मनोज झा जी को तो ब्राह्मण भी ब्राह्मण नहीं मानते हैं। आप देखे होंगे आनंद मोहन वाला मामला जो आप देखिए, ठाकुर का कुआं, और मनोज झा जी के बयान पर ही चेतन आनंद विद्रोही हुए, किस तरह से झटका दिया आरजेडी को, ये नहीं मानी। लेकिन एक बात तय है, तेजस्वी ने जो राजनीति शुरू की है उसमें सबसे पहले वो राजनीति में ये है कि आपके जो सिपह सलार होना चाहिए वो पूरी तरह से विश्वसनीय होनी चाहिए, और ये आरजेडी ने कर दिखाया, तेजस्वी ने कर दिखाया। और अपने दोनों अभिन्न सहयोगियों को, अपने एक तरह के विश्वसनीय को वो राज्यसभा में भेज करके तेजस्वी ने ये संदेश दे दिया है कि पार्टी पर पूरी तरह से उनका कब्जा है। लालू प्रसाद यादव पिता हैं ही, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव भी तेजस्वी के मर्जी से ही चलते हैं। अब यह समझ लीजिए जिस संजय यादव के खिलाफ तेज प्रताप यादव ने क्या क्या नहीं कहा, और उस संजय यादव को भेज दिया गया राज्यसभा। कहा जाता था कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक होती थी तो उसमें तेजस्वी ने संजय यादव का नाम किया, तो
संजय यादव को राजनीति में लाना और राजनीति में एक तरह से कहिए कि देश के सबसे उच्च सदन में भेज करके तेजस्वी ने ये संदेश दे दिया है कि वो दोस्ती निभाने में विश्वास रखते हैं और जो संजय यादव की योग्यता है या संजय यादव ने तेजस्वी के लिए जो काम किया है उसका एक तरह से कही कि रिटर्न संजय यादव को दे करके भेजा गया है।